नमस्कार। भटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज अपने शुरू की थी और उसके बाद आपको वादा किया था कि कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट और अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें इतिहास के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मुख्य रूप से तो जो मुख्य बड़ी भर्ती है वो तो है कॉलेज लेक्चरर। उससे पहले ये शायद मार्च के लगभग यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जो प्रॉपर क्लासेज जो शुरू होनी थी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्लासेज अपनी आज से शुरू हो चुकी है। वैसे तो इससे पहले बहुत से वीडियोज़ रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर मैं बात करूं, आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे। हालांकि वैसे देखा जाए तो ये बीच में से शुरुआत की जा रही है, लेकिन फिर भी चलो जैसे भी है शुरुआत होना ज़रूरी है। राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रमुख टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय होने के बाद से शुरू हुई। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उदय होने के बाद देश की जनता जब एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। तो इसी टॉपिक से संबंधित अपनी बात करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण रहे, राष्ट्रवाद उदय होने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन या इससे पहले जो आंदोलन हुए थे, इससे पहले जो विद्रोह हुए थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनमें क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का क्या नतीजा निकला। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख आधार था वो राष्ट्रवाद ही था। इससे पहले मुख्य रूप से 1857 की क्रांति हो चुकी थी, अन्य किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, बहुत से ऐसे आंदोलन हुए थे। और इन आंदोलनों के बाद जो मुख्य आंदोलन की धारा है वो शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो 1885 तक और उससे पहले 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लेकर 1885 तक ऐसे कौन कौन से कारण उत्पन्न हुए, कौन कौन से कारण बने जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो राष्ट्रवाद का उदय से शुरू होगा और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद 1947 तक कंटिन्यू अपने इतिहास की इस क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक मैं और बता दूं, लेवल थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है, लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा और मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़े तो कुछ ज़्यादा ही पढ़े, ठीक है। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल सकती है। मैंने ही अपनी एक क्लास में ये बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। अभी कॉलेज लेक्चरर भर्ती आने की संभावना है। और सिलेबस का मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, विकास बाबू हिस्ट्री नाम से आप सर्च कर सकते हो। हालांकि जो मैंने सिलेबस बनाया है वो श्रीमान गणपत सिंह जी राजपुरोहित, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं की सेम कॉपी है। तो चाहे आप वहाँ से देख लेना, चाहे हमारे यहाँ से देख लेना, एक ही बात है। उनकी कॉपी मैंने की है, हिंदी में उन्होंने जो सिलेबस डाला था बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक अक्षर ही मैंने कॉपी किया है। थोड़ा सा एक उसमें देख लेना कि मैंने भी वही गलती की जो उनके कंप्यूटर ऑपरेटर ने की। जैसे उन्होंने इटली का एकीकरण था तो उसमें मेरे हिसाब से जो ई है वो कटा हुआ था, या फिर मेरे वाले में कट गया होगा, वो मैंने बाद में देखा था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैं एक छोटी सी हेडिंग मैं भी डाल देता हूं, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। देखो, राष्ट्रवाद जो शब्द है ना कहीं राष्ट्र प्रेम से ही संबंधित है। जब आप में एक राष्ट्रीय प्रेम एक उग्र विचारधारा के रूप में प्रकट हो, उग्र राष्ट्रवाद जब बन जाता है, यानी अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से संबंधित आप अच्छे बुरे का ध्यान रखना, अपने देश पर किसी भी प्रकार का कोई जो भी अन्य जो इतिहासकार हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में थे उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, यहाँ की धर्म संस्कृति इतिहास पर जो आरोप लगाए गए, उनका सामना किया तो कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर ही किया था। तो बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, वहाँ से पहले लगभग 90 वर्षों का काल, यानी 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक का काल, ये काल कठिन संग्राम का काल था। इस काल में अनेक आंदोलन हुए, अनेक विद्रोह हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध,
और राष्ट्रीय स्तर के इन्हीं आंदोलनों का प्रभाव पड़ा कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और अगर कोई आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है तो उसमें प्रमुख जो भावना थी वो राष्ट्रवाद की थी, देश प्रेम की भावना थी। और उस समय की अगर मैं बात करूं, जैसे भारत का आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इतिहासकारों से प्रेरित है या उनके प्रभाव में था। राष्ट्रवाद से संबंधित दो प्रकार के आपको विचार मिलेंगे, दो प्रकार के विचार या मत। और ये देने वाले कौन थे? अगर मैं एक विचार की बात करूं तो वो दिया था ब्रिटिश विद्वानों ने। नंबर एक, ब्रिटिश मत। ये पहला था ब्रिटिश मत। और दूसरा जो विचार देंगे वो देंगे भारतीय इतिहासकार, भारतीय मत या भारतीय विचार। राष्ट्रवाद से संबंधित है ये कि क्या भारत में राष्ट्रवाद था या नहीं था। अगर राष्ट्रवाद था तो इसका आंदोलनों पे क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो वो किन कारणों से हुआ। इसके बारे में दो प्रकार के विचार थे। ब्रिटिश विचारकों की बात करूं तो इनके समय के अकॉर्डिंग दो प्रकार के फिर विचार हुए। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रिटिश विचारक ये कहेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, और एक समय ऐसा भी आएगा जब यही इतिहासकार कहेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन का ही योगदान था। दोनों की बात करूंगा मैं। और समय के अकॉर्डिंग बात करूं तो 19वीं सदी और एक अपने बात करेंगे 20वीं सदी। एक 19वीं सदी का काल, एक 20वीं सदी का काल। 19वीं सदी का जो काल था उसमें ब्रिटिश विचारकों ने राष्ट्रवाद के अस्तित्व को माना ही नहीं। ब्रिटिश विचारकों ने यह कह दिया कि भारत में राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और कहने वाले कौन थी? पहले की मैं बात करूं तो बात है लगभग 1883 की, 1883। एक विद्वान था, शिले नाम का विद्वान था, J.R. शिले। और इन J.R. शिले ने कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है, भारत में राष्ट्रीय एकता भी नहीं है। भारत जो देश है वो केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति। ये बात जॉन शिले ने कही। भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति। और वहीं इसके लगभग एक साल बाद 1884 में एक विद्वान था जॉन स्ट्रेची, और इसने भी इसी प्रकार का एक विचार दिया था। इसने कहा था कि भारत न एक है, न एक था, और भविष्य में भी भारत में एकता स्थापित नहीं होगी या भारत एक नहीं होगा। सीधा सा मतलब है भी 19वीं सदी के काल में या इसके प्रारंभ में जब भारत में राष्ट्रवाद का या तो उदय हो रहा था या विकास हो रहा था, उस समय अंग्रेज विद्वानों ने अधिकांश यही कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। विचारक ये दो आपको प्रमुख रूप से बता दिए थे। और यही विचारक जब 20वीं सदी में आए तब इन्होंने कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद है, लेकिन वो राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की ही देन है। यानी अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत में कभी राष्ट्रवाद नहीं होता। जैसे एक ब्रिटिश विद्वान था कूपलैंड, एक ब्रिटिश विद्वान था कूपलैंड। इसने कहा था कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजी राज की संतान है या अंग्रेजी राज की संतति है। कूपलैंड ने कहा था। ये लिख देता हूं मैं, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन की संतान, अंग्रेजी शासन की संतान। यानी जो विद्वान पहले ये कह रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है, वही विद्वान अब कह रहे हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजी शासन की ही देन है। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं भारतीयों की, भारतीयों ने भी ये माना था, भारतीयों ने ये माना था कि भारत में राष्ट्रवाद मौजूद है या मौजूद था, क्योंकि देश के प्रति प्रेम तो जब से भारत में शासन स्थापित हुआ, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद, उसके बाद बड़े बड़े राज्यों का जो राष्ट्रीय या राज्य उदय हुए थे, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, अनेक शक्तिशाली वंश हुए थे, तो भारत में राष्ट्रवाद था, उसी समय से था। हाँ, ये बात अलग है कि भारत का जो राष्ट्रवाद था वो एक प्रकार से विभाजित अवस्था में था। राष्ट्रवाद मौजूद था लेकिन वो विभाजित अवस्था में था। ये बात कही थी भारतीय विद्वानों ने। भारतीय विद्वानों ने कहा था कि राष्ट्रवाद मौजूद था लेकिन विभाजित अवस्था में था, लेकिन विभाजित अवस्था में था।
विभाजित अवस्था में था। कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, वीडियो आउटपुट जरूर देख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखना भी जरूरी है। इस साइड एलईडी लगी हुई, आज मैंने दिशा चेंज कर ली, पहले मैं उधर से पढ़ाता था, अब इधर से, ठीक है। तो उसमें कोई मेरे हिसाब से समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये अपने दो प्रकार के मत पढ़ लिए। अब अगर हम भारतीयों की बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश विद्वानों की तो यहाँ दो बात होगी, जो 19वीं सदी में कह रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है, वो 20वीं सदी में कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद है, लेकिन वो हमारी देन है। इन दोनों को ही हम छोड़ेंगे। हमारा कारण जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे नहीं थे, राष्ट्रवाद था या नहीं था, इसके बारे में तो देखो विचार विद्वानों ने दिए थे। ब्रिटिश मत अलग है, भारतीय मत अलग है, और मैं तो ये मानता हूँ भारतीय मत की ही पक्ष खींचूंगा मैं तो, क्योंकि राष्ट्रवाद तो हजारों सालों से था, और राष्ट्रवाद था विभाजित अवस्था में था, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो काल है वो भारत में एक विखंडन का काल था, जिसमें अनेक राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्य बने, बड़े बड़े विशाल राज्य बने, शक्तिशाली राज्य बने, कमजोर राज्य भी बने। तो इनमें कह सकते हैं कि विभाजित था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं था, राष्ट्रवाद विभाजित भी था, मौजूद भी था, ठीक है। अपना जो मुख्य टॉपिक है वो है कि राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, तो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, या वो कौन सी परिस्थितियां थी जब राष्ट्रवाद विखंडित से चेंज होके एकता में स्थापित हुआ, और इस राष्ट्रवाद के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण हुआ। अनुकूल परिस्थितियां क्या थी या इस एकता का मुख्य क्या कारण था, उनकी चर्चा हम यहां करेंगे। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, जैसे मुख्य रूप से तो अपने को पता होना चाहिए भी किन किन ऑप्शन की बात होगी, तो जो जो कारण बनेंगे उनकी एक एक की हम विस्तार से यहाँ चर्चा करते जाएंगे। पहला मैं कारण मानता हूँ, मैंने इतिहासकार मानते हैं, मैंने इतिहासकारों से ही पढ़ा है, ठीक है। पहला कारण बना था कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण। वैसे तो इसका एक पूरा का पूरा अलग ही टॉपिक है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, जिसमें अपने पढ़ते हैं भू राजस्व, धन की निकासी, रेलवे का विकास, औद्योगिक नीतियां, इनकी मुख्य रूप से अलग अलग चर्चा होती है। तो ये जो पहला आपको एक ऑप्शन बताया है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण, अर्थव्यवस्था में अपने अलग से पढ़ते हैं, यहाँ मैं थोड़ी सी बातें करूँगा। देखिए, भारत में अंग्रेजों के केवल दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, क्योंकि इस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कच्चे माल पहले अमेरिका से प्राप्त होता था, लेकिन 1776 के आसपास, क्योंकि घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा, उससे पहले तक ये अमेरिका से कच्चा माल प्राप्त करते थे। और एशियाई देशों में बात करें तो उस समय भारत सबसे बड़ा देश था, सबसे समृद्ध देश था। यहाँ पर कच्चा माल इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि ये विदेशों में निर्यात होता था, और ये कच्चा माल भारत के कुटीर उद्योगों के लिए था। भारत में कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग स्थापित हुए थे। तो जब अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और उसके बाद जब इन्होंने भारत में शासन की शुरुआत कर दी, इनके दो ही उद्देश्य थे, पहला कच्चा माल प्राप्त करना, और दूसरा इंग्लैंड की जो उद्योग थे, इंग्लैंड के उन उद्योगों में जो तैयार माल बना हुआ है, वो तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध करवाना। आर्थिक नीति के ये दो ही उद्देश्य थे, और इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजी शासन में अनेक व्यवस्थाएं की गई, अनेक नियम कानून बनाए गए। जैसे अगर ब्रिटिश माल का, तैयार माल का आयात किया जा रहा है तो उस पर आयात कर जो है वो कम होगा। और भारत का अगर तैयार माल, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग उस समय सबसे बड़ा उद्योग था भारत में, अगर भारत से किसी तैयार माल का निर्यात किया जाता है तो निर्यात कर पहले भारत की सीमा में दिया जाएगा, और वो भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसे ले जाने का खर्चा यूरोप में या इंग्लैंड में। अब वहाँ इंग्लैंड में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर आयात कर करना, आयात कर वहाँ भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर 2-3 जगह टैक्स दे दे के कोई भारतीय माल विदेशों में पहुँचेगा तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। वहीं
इसी महंगाई में अगर ब्रिटिश माल आएगा तो वो सस्ता होगा। तो पहला कार्य तो ये किया गया कि इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, इन उद्योगों को समाप्त किया गया। इसके अलावा अपने एक पढ़ते हैं ददनी प्रथा। ददनी प्रथा जिसमें जुलाहे है या कोई और कुटीर उद्योग जिसका चल रहा है उसको अग्रिम भुगतान देके कह देते थे कि हमें इतना माल चाहिए, और उसमें भी उस माल का जो है पूरा का पूरा भुगतान नहीं किया जाता था। अच्छा, तीसरा इसी आर्थिक शोषण में अपने पड़ते हैं रेलवे का विकास। वैसे तो एक अलग अपना इसी राष्ट्रवाद में ये एक बिंदु बन जाएगा, यातायात के और संचार के साधन जो राष्ट्रवाद के उद्यम में सहायक बने थे। लेकिन रेलवे का विकास भी आर्थिक उद्देश्यों से ही किया था। भारत में नील, चाय और कॉफी के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बागान स्थापित किए गए। ठीक है, और इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं तो यही चाहूंगा भी एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक ही बना दिया जाए। तो आप बस इतना ध्यान रखना, वैसे तो अब आप अगर इस स्टेज तक पहुंच चुके हो, कॉलेज लेक्चरर स्टेज तक, तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। इसका अलग ही टॉपिक है। ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक शोषण है ये राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुआ। अच्छा, इसके बाद दूसरा अपने पढ़ते हैं नए सामाजिक वर्गों का उदय। नए सामाजिक वर्गों का उदय, सामाजिक वर्गों का उदय। अच्छा, इस समय की अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था से अलग थी। जैसे भारत में प्राचीन भारत की बात करूं तो 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर इन्हीं को लगातार कंटिन्यू आधुनिक भारत तक चला के लेके आए हैं, आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी तो अनेक नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, और ये वर्ग जो है वो अलग अलग बने थे। जैसे गांव की मैं बात करूं, 2 प्रकार के वर्गों की बात करेंगे यहाँ पर, एक गांव के वर्ग और एक शहर में। ठीक, गांव में बात करूं तो अंग्रेजों के द्वारा जमींदार वर्ग गठित किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी तो सामाजिक व्यवस्था पे चोट पहुंचाई थी भारत में। एक बनेगा जमींदार वर्ग, दूसरा काश्तकार। काश्तकार, और ये वो काश्तकार है जो लगान की भूमि पर काश्त करता है। लगान की भूमि का मतलब है कि अगर पूरे के पूरे जैसे भू राजस्व अपने पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त, एक होता है रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को जो कर वसूलने की इजाज़त दी गई थी, नीलामी व्यवस्था शुरू की गई, उनको 1/11 भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जमींदार वर्ग था उसने जब नीलामी में भू राजस्व वसूलने का ठेका ले लिया, ठेकेदार बन गए, तब उन्होंने जो भूमि थी उस भूमि को आगे किसान को दिया लगान पर। तो एक वो काश्तकार जो लगान पर भूमि की उपज प्राप्त करते थे, टैक्स भरते, कर भरते थे, भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू। तीसरा वो किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती करते थे, स्वयं की भूमि। ऐसे भी किसान थे जिनके पास स्वयं की भूमि थी। और जो बंदोबस्त लागू किए गए, ये तो वो बंदोबस्त है जो स्थायी बंदोबस्त है जिसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। ये वो बंदोबस्त है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। महालवाड़ी में पूरे के पूरे गांव की भूमि, और रैयतवाड़ी में मुख्यतः वो किसान थे जिनकी स्वयं की भूमि थी, जिसमें किसान को भूमि का मालिक माना गया। इसमें जो काश्तकार है वो लगान वाली भूमि वाला, वो स्थायी बंदोबस्त वाला है, और जो किसान स्वयं की भूमि वाला है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला। इसी प्रकार चौथा एक वर्ग बना खेतीहर मजदूर, जो इसी किसान को मजदूरी के बदले सहायता करते थे। पांचवा व्यापारी और सूदखोर। सूदखोर वो होते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं, सूद पर। ठीक है, गांव के ये प्रमुख रूप से जो नए वर्ग बने थे, इन नए वर्गों के उद्यम में अंग्रेजों का ही हाथ था। उनके द्वारा जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई उसी आर्थिक व्यवस्था की ये देन है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं शहरों में, तो शहरों में पहला वर्ग बनेगा पूंजीपति वर्ग, जिनके पास पैसा है। इन पूंजीपतियों ने अपने उद्योग स्थापित कर लिए, जैसे नील है, चाय है, कॉफी है, या अन्य इसी प्रकार से संबंधित कोई उद्योग। ठीक है, और ये जो उद्योग स्थापित किए गए इनमें फिर मजदूर रखे गए काम करने के लिए। तो दूसरा जो वर्ग बनेगा वो बनेगा औद्योगिक मजदूरों का, औद्योगिक मजदूर। ठीक, तीसरा वर्ग बनेगा छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारी।
और इसी के साथ मैं लिख दूंगा दुकानदार। बाजार का जो दुकानदार था वो इसी श्रेणी में था। इसके अलावा इन्हीं शहरों में एक वर्ग और था जिसे हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, जिनका जो प्रमुख कार्य है, देखो मजदूर का कार्य होता है खुद के शरीर का, शारीरिक रूप से जो मेहनत करता है, और बुद्धिजीवी वर्ग में वो आता है जो बुद्धि से मेहनत करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर भी इसी में बुद्धिजीवी वर्ग। ये मध्यम वर्ग में भी आएंगे। तो ये जो इस प्रकार के सामाजिक नए वर्ग बने थे, इन नए वर्गों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अपना महान योगदान दिया था। क्यों दिया था? देखो सारे के सारे जो वर्ग थे वो अंग्रेजों की देन थी और अंग्रेजी शासन सभी पर समान रूप से लागू था। अब समान रूप से समान हित थे, और जब समान हित जहाँ होंगे वहाँ पर बड़े स्तर पर संगठनों की स्थापना होगी। जैसे जमींदारों ने अपना एक अलग संगठन बना लिया, किसानों ने, मजदूरों ने, इस प्रकार से अलग अलग संगठनों की स्थापना हुई। और जब संगठन बनने लगे तो एक की जो समस्या बनी वो सभी की समस्या बनी, और इस समस्या के समाधान के लिए जो संघर्ष हुआ वो भी एक साथ हुआ। और राष्ट्रीय आंदोलन में अपने क्या पढ़ते हैं? समान संघर्ष, एक साथ, एकता के साथ संघर्ष। तो जो अखिल भारतीय स्तर के जो संगठन बनाए गए, मजदूरों के अलग संगठन बने, बुद्धिजीवियों के अलग बने, पूंजीपतियों के अलग बने, जमींदारों के अलग बने, तो ये जो है ये भी राष्ट्रवाद के उदय में महान जो कारक मान सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है वो अपने इससे पहले पढ़ ही चुकी है। इसके बाद पहले तो मैं एक खाली पेज ले लेता हूँ, एक या दो चार ले ही लेते हैं, एक साथ ही काम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना जो तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु क्या बनेगा? रेल, डाक, इसी के साथ तार, प्रेस, यानी कह सकते हैं कि यातायात एवं संचार के साधन, संचार के साधन। और ये साधन कौन से हैं? आधुनिक वाले, जिनमें अपने कह सकते हैं कि रेल का विकास हुआ, डाक तार का विकास हुआ। रेल का विकास हुआ, इससे क्या हुआ? भौगोलिक दूरियां मिट गई। डाक तार से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजे जाने लगे। इसी प्रकार से प्रेस, किसी एक व्यक्ति को की जो अभिव्यक्ति थी उस अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है। इससे क्या हुआ? लोगों के बीच की जो भौगोलिक दूरी थी वो समाप्त हो गई। अब अगर कोई राजस्थान का कोई महान व्यक्तित्व है, बहुत सारे व्यक्तित्व थे, इन्हीं के कारण तो वो राजस्थान वाला, और मान लो पूर्वी भारत का है या पश्चिमी भारत का है, इन लोगों में भौगोलिक दूरी समाप्त होगी, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा। और विचारों का अगर आदान प्रदान होगा तो एक निश्चित कार्यक्रम के लिए एक निश्चित दिन भी रख सकते हैं, निश्चित कार्यक्रम भी रख सकते हैं। और ये सारा का सारा इन्हीं यातायात एवं संचार के साधनों का कारण था। हालांकि इस कारण में मैं मान सकता हूं कि अंग्रेजों का महान योगदान था। वैसे तो ये अंग्रेजों के ही कारण थे भी। इससे पहले अगर आर्थिक समस्याओं की बात करें तो आर्थिक समस्याओं के कारण जो संघर्ष हुए, जो विद्रोह हुए, उनमें भी अंग्रेजों का हाथ था। दूसरा आपने पढ़ा था नए सामाजिक वर्गों का उदय, तो ये भी अंग्रेजों का योगदान था। और तीसरा यातायात और संचार के साधन, ये भी अंग्रेजों के ही कारण थे। ठीक है। विचारों का आदान प्रदान होगा, आंदोलनों के लिए एक दूसरे के विचार जानेंगे, अपने विचार देंगे, संवाद बढ़ेगा, राष्ट्रीय प्रेम बढ़ेगा, और एक निश्चित कार्यक्रम की ओर अपने उन्मुख हो सकते थे और हुए भी थे। ठीक है। इसके बाद चौथा जो कारण बना वो बना समाचार पत्र। और इनका एक पूरा का पूरा अलग ही टॉपिक अपने पढ़ेंगे, मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है। पांचवा कारण बनेगा राष्ट्रीय साहित्य। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भारत में राष्ट्रीय साहित्य लिखे जाने लगे, लेखन, जो एक प्रकार से कह सकते हैं प्रेस की स्थापना हो गई। अब एक व्यक्ति के जो शानदार विचार थे, जो उसकी भावनाएं थी, या ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अगर उसने कोई बात कही है, वो राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से आगे भेजते। जैसे उस समय एक महान व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको वैसे तो आधुनिक हिंदी का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1876 में इन्होंने एक नाटक लिखा था, भारत दूरदशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था भारत दूरदशा नाटक।
और इस भारत दुर्दशा में जो अंग्रेजी शासन के कारण भारत की जो दुर्दशा हुई, यानी भारत में अकाल पड़ी, लगान जबरदस्ती वसूला गया, किसानों की, मजदूरों की जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई, उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। और इसके लिए जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे वो अंग्रेजी शासन था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक लिखा, राष्ट्रीय साहित्य था ये। इससे लोगों के मन में जो अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध था वो विरोध उग्र हो गया। राष्ट्रीय साहित्य की दो प्रभाव पड़े, एक तो आंदोलनों को प्रभाव में लाने के लिए, आंदोलनों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय साहित्य प्रयोग में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में ये राष्ट्रीय साहित्य भी प्रमुख एक कारण था। अगला अगर मैं कारण की बात करूं, छठा कारण क्या था? छठा कारण था आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा में वैसे तो शिक्षा का भी एक अलग टॉपिक है, 3 टॉपिक आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि अलग है। एक तो आपका जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी वो अलग है, इसके अलावा एक समाचार पत्र और एक आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा की बात करूं, आधुनिक शिक्षा होगी अंग्रेजी, इंग्लिश। विलियम बेंटिक ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की थी। लिख देता हूं मैं, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने लागू की थी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य शिक्षा। और पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को इसने लागू किया था। और इस अंग्रेजी को लागू करने के पीछे इनका एक उद्देश्य भी था। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने में इनका एक उद्देश्य भी था। उद्देश्य क्या था? एक तो जो इस समय भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था, राष्ट्रीय भावना का जो प्रसार हो रहा था, उस विकास और प्रसार को रोकना। और दूसरा, इसी काल में जो ब्रिटिश ऑफिस है उनके लिए भारतीयों को क्लर्क के रूप में नियुक्त करना। क्योंकि अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होगी तो भारत में तो अंग्रेजी थी नहीं, उनको या तो इंग्लैंड से बुलाना पड़ेगा, और इंग्लैंड से जो आएंगे वो वेतन के रूप में बहुत ज़्यादा पेमेंट देंगे। तो ये एक अंग्रेजी पढ़े लिखे क्लर्कों की कंपनी को आवश्यकता थी। कंपनी ने क्लर्क पद के लिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा देना शुरू किया था। और अगर कोई क्लर्क बनेगा तो एक प्रकार से स्वामी भक्त भी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वामी भक्त क्लर्कों को अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए, अंग्रेजी शासन में या कंपनी के शासन में नियुक्त करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की गई। जैसे हम कह सकते हैं कि एक, मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का। उन्होंने एक बात बोली थी कि आधुनिक शिक्षा जो है वो मुख्य रूप से इनका इतना ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रशासन और प्रशासनिक कार्यों में एक स्वामी भक्त क्लर्कों की आवश्यकता पूरी हो। लेकिन भारतीयों ने क्या किया? आधुनिक शिक्षा को पढ़ा, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा, और उस अंग्रेजी के साथ साथ वाल्तेर है, रूसो है, मेजनी है, इन लोगों के विचार भी पढ़े। और इन लोगों के विचार क्या थे? ये सारे के सारे जो विचारक थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत समानता में विश्वास करते थे। वाल्तियर और रूसो, जिनका फ्रांस की क्रांति में महान योगदान था, तो कहीं ना कहीं ये निरंकुश शासन के विरुद्ध अपने विचार रखते थे। इसी प्रकार से मेजनी, जब एकीकरण की बात होगी, इटली का एकीकरण में मेजनी का महान योगदान था। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। तो उन लोगों के विचार जब भारतीयों ने पढ़ने शुरू किए तो भारतीयों के मन में ये एक बात आई कि क्यों ना हम भी इस निरंकुश शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। और संघर्ष की प्रेरणा है वो इन्हीं लोगों से भी मिली। अच्छा, इसके अलावा इन वाल्तियर, रूसो और मेजनी के अलावा भी उन लोगों के साहित्य भी भारतीयों ने पढ़ने शुरू कर दिए जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने विचार रखते हो, ब्रिटिश निरंकुश शासन के विरुद्ध अपने विचार रखते हो, उन लोगों को भी पढ़ा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू करके भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया था। ठीक है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी एक बात कही थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, और विनाश का कारण बना भी था, क्योंकि आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। इसके बाद अगला, अगर मैं 7 नंबर बिंदु, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण में 7वां बिंदु, ईसाई मिशनरियों का प्रचार। ईसाई मिशनरियों का प्रचार।
1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। हालांकि उससे पहले भी ईसाई मिशनरी भारत में आ चुकी थी, और मुख्य रूप से तो इसलिए आई थी कि हम भारत में जो आधुनिक शिक्षा है वो रखेंगे। अच्छा, इनका जो मेन कारण वो एक ही था कि भारत जो देश है, सनातन देश है, इस देश को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। अच्छा, किसी देश की अगर अपनी किसी देश को चेंज करना चाहते हैं सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से, तो उस देश के धर्म को, संस्कृति को, इतिहास को बदलना पड़ेगा। एक झूठा इतिहास, नया इतिहास बनाना पड़ेगा। ईसाई मिशनरियों ने भी यही किया। ईसाई मिशनरी भारत में धर्म, संस्कृति और इतिहास पर आक्रमण करने लगी, और जब ऐसा हुआ तो भारतीयों का भी एक दल इनका सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। सनातन धर्म के जो रक्षक थे, या भारत के, आधुनिक भारत के जो महान व्यक्तित्व थे, वो चाहे आपके राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, तो इन्होंने इस ईसाई मिशनरियों का एकजुट होकर सामना किया था। और सामना करने के लिए जब एकजुट हुए तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद को मजबूती भी मिली थी। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु मैं बात करूं तो 8वां बिंदु था प्रशासनिक एकता। प्रशासनिक एकता की स्थापना। एक मेरे हिसाब से ये मैं प्रमुख कारण मानता हूं प्रशासनिक एकता की स्थापना। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों के अपने अलग अलग कानून थे और अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं भी मिली हुई थी। भारत में वही बात जो अपने स्टार्टिंग में की थी कि राष्ट्रवाद मौजूद था लेकिन विभाजित अवस्था में था। तो विभाजन इस राष्ट्रवाद का किन में हुआ? इन छोटे बड़े राज्यों में। अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया और अंग्रेजों ने शासन में एक रूपता ला दी। पूरे भारत पे केंद्रीय शासन की स्थापना हुई, जैसे गवर्नर जनरल प्रमुख रहेगा भारत का, उसने छोटे छोटे गवर्नर आगे, फिर प्रांतों में गवर्नर, प्रांतों का भी विभाजन हुआ। जैसे राजपुताना की बात करूँ, राजपुताना में आगे एजीजी नियुक्त किए गए। बड़े उस समय की रियासतें थी। राजस्थान में 5 एजीजी भी थे। ठीक है, तो सॉरी, एजीजी एक था। ठीक है, आगे फिर जो पॉलिटिकल एजेंट थे पीए, सॉरी। प्रशासनिक एकता में सबसे बड़ा केंद्रीय जो पद होगा, केंद्रीय प्रशासन, और इस प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति होगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने अपने अधीन गवर्नर नियुक्त किए, गवर्नरों ने एजीजी, एजीजी ने आगे पॉलिटिकल एजेंट। उस समय के जो भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें पॉलिटिकल एजेंट। अब उस भौगोलिक आधार पर उसको मान लो एक राजपुताना था, उस पर एजीजी होगा, ये गवर्नर के अधीन होगा, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में एक समान कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया, समान कानूनी व्यवस्थाएं लागू की गई। तो जो प्रशासनिक एकता, न्यायिक एकता भारत में स्थापित हुई थी, ये भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण बिंदु था। क्योंकि राष्ट्रीय समानता मिल चुकी थी, न्यायिक समानता थी, सभी में न्याय बराबर होगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी सभी में बराबर होगी। इन समस्याओं का समाधान भी एक समान ही होगा, और एक समान समाधान होगा तो उसके लिए जो संघर्ष होगा तो वो भी एक साथ होगा। तो प्रशासनिक एकता राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण बिंदु था। जैसे एक विद्वान हुआ था एडवर्ड बेवन। एडवर्ड बेवन ने एक बात कही थी कि ब्रिटिश राज जो है वो एक प्रकार से लोहे का पिंजरा है, एक प्रकार से लोहे का ढांचा है, पिंजरा है, जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को उस समय तक जकड़ कर बांधे रखा जब तक भारत का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि खंडित शरीर था, जिसकी खंडित टूटी हुई हड्डियां थी, छोटे छोटे जो आंतरिक टूटे हुए तंतु थे, वो जब तक एक समान जुड़ गए और रोगी पुनः अपनी शक्तिशाली अवस्था में आ गया, तब तक रोकी रखा। तो ब्रिटिश शासन को एक लोहे का ढांचा भी मान सकते हैं। प्रशासनिक एकता के रूप में, एक ढांचे के रूप में भारत को जकड़ कर रखा। जैसे जैसे जनता जागरूक होती गई, विद्रोह होते गए, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, और आंदोलनों का एक दिन ऐसा आया जब भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद पूरे भारत में एक केंद्रीय व्यवस्था लागू हुई। तो ये जो राष्ट्रवाद है, आधुनिक राष्ट्रवाद, ये भी कहीं ना कहीं इसी प्रशासनिक एकता की वजह से अपने मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नए पेज से लिखता हूं मैं 9वां बिंदु, वो था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में क्या पढ़ते हैं कि विदेशों में जो घटनाएं हुई, अच्छा इन घटनाओं का पता कैसे चलता था? तो या तो यातायात के साधनों द्वारा या संचार के साधनों के द्वारा।
इन घटनाओं में प्रमुख कौन सी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या घोषणा भी कह सकते हैं, कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। तो कहीं ना कहीं अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा है वो आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुई थी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो अमेरिका की क्रांति हुई थी और एक सफल क्रांति हुई थी, इससे भी भारतीय प्रेरित हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना, तो इसका भी भारत में प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा छोटी छोटी अन्य क्रांतियां भी हुई। इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली में यंग इटली की जो स्थापना हुई उसके आधार पर भारत में भी यंग बंगाल आंदोलन चला था। इसी प्रकार से बात करूं तो स्पेन में जनतांत्रिक क्रांति हुई थी लगभग 1820 से लेकर 1823 तक। और ये जो स्पेन की जनतांत्रिक क्रांति थी ये जब सफल हुई, राजा राममोहन राय ने एक भोज का भी आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा था भारत में, और भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले बिंदु की, 10वां बिंदु, और 10वां बिंदु है लिटन की नीतियां, कठोर नीतियां कह सकते हैं। और प्रमुख रूप से बात करूं तो हम बात करेंगे 3 नीतियों की। जैसे सबसे पहला अफगान युद्ध, और कौन सा हुआ था इसके काल में? द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। और दूसरी नीति की बात करूं तो 1877 ईस्वी में दिल्ली का दरबार लगाया गया, और दरबार भी ऐसे समय में लगाया गया जब भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, और ये यहाँ दिल्ली में दरबार लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा खर्चा किया था 1877 के बंगाल के जो भीषण अकाल था उस दौरान। इसके अलावा लिटन ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे। और इन्हीं सब घटनाओं के कारण कलकत्ता का एक समाचार पत्र था जिसमें यह भी लिखा गया कि जब रोम जल रहा था उस समय नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी जब जनता यहाँ मौत के मुंह में जा रही है, मर रही है जनता, उस समय में आप बांसुरी बजा रहे हो का मतलब है कि आप एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो अपने ऊपर, और जनता के पास कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक प्रमुख घटना बनी थी। इसके बाद 11वें कारण की मैं बात करूं तो 11वां था सिविल सर्विसेज आंदोलन। देखो, भारत में अंग्रेजों की ये हमेशा से नीति रही थी कि कोई भी भारतीय सिविल सर्विस तक पहुंचे ना। इसके बाद जब भारतीयों को शामिल किया गया सिविल सर्विसेज में, तो भारत में जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके सिविल सर्वेंट बन जाता था उसको किसी उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। 1874 में ऐसे ही एक मामला हुआ था। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस पद से हटा दिया। 1874 में व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पद से हटा दिया। तो भारतीय समझ गए कि जो अंग्रेजों की नीति है वो यही नीति है कि भारत का कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट बने ना, और अगर बन जाए तो वो किसी उच्च पद तक पहुंचे ना, ये इनकी नीति थी। अब इस नीति के लिए क्या किया इन्होंने? परीक्षाएं तो प्रारंभ में इंग्लैंड में ही होती थी। भारतीयों ने कहा था कि भारत में इस परीक्षा को करवाया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई। लेकिन फिर भी भारतीय लोग इंग्लैंड में जा जाके पास होते रहे, एग्जाम क्लियर करते रहे। इसके बाद क्या किया? 1877 ईस्वी में जो आयु वर्ग था, आयु वो 21 से घटा के 19 वर्ष कर दी, और इसी के विरोध में भारत में सिविल सर्विसेज आंदोलन चला था कि ये जो आयु 21 की हुई है इसको आप जो 19 की हुई है इस 19 को आप 21 वर्ष करो, ताकि भारतीय लोग भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल हो सके। ठीक है। इसके बाद 12वां कारण की मैं बात करूं तो 12वां कारण था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, और यह भी एक अलग आपका टॉपिक है, धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जो कुरीतियां थी विभिन्न धर्मों में, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में, पारसी में भी हुए थे, इन कुरीतियों को समाप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई थी, कुछ सामाजिक सुधार हुए थे। ठीक है, तो इनका एक अलग ही टॉपिक है। 13वां कारण में बात करूं तो जातीय भेदभाव।
अब इसमें क्या होता था कि अंग्रेज लोग हैं वो भारत को कभी भी बराबर नहीं मानते थे। भारतीय लोग हैं वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से अगर कोई अंग्रेज सामने से या पीछे से कहीं से भी रास्ते में मिल गया तो भारतीय को झुककर सलाम करना होता था। अंग्रेजों के घरों के बाहर लिखा हुआ होता था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तो इस प्रकार के जो जातीय भेदभाव है, भारतीय सैनिक को प्रमोशन नहीं मिलता था, उतनी सैलरी उतना वेतन भत्ता नहीं मिलता था जितना एक यूरोपीय सैनिक को मिलता था। उच्च पद पर तो पहुंचना नामुमकिन ही था। इसी प्रकार से आपने देखा था जो सिविल सर्विसेज आंदोलन हुआ था, तो भारतीयों के लिए उच्च पद नहीं था, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जातीय रूप से भेदभाव की भावना थी, वो चाहे किसी भी रूप में थी। ठीक है, इसके बाद तत्कालीन जो उसी समय का प्रमुख कारण बना था वो था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, और ये हुआ था 1883 में, 1883। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन था? रिपन गवर्नर। और इस गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, इस कार्यकारिणी परिषद में एक कानूनी सदस्य भी था, कानूनी सदस्य, और इस कानूनी सदस्य का नाम था पीसी इल्बर्ट। कानूनी सदस्य का नाम था पीसी इल्बर्ट। और इस पीसी इल्बर्ट ने जो जातीय आधार पर है वो न्यायिक समानता स्थापित करने का विचार किया था, यानी जातीय भेदभाव को दूर करना और एक प्रकार से समानता स्थापित करना। अब समानता कैसे होगी? भारतीय जज भी है, अंग्रेज जज भी है, न्यायाधीश। तो इस इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो सुविधाएं और वेतन भत्ते या जो शक्तियां हैं, जो अधिकार यूरोपीय न्यायाधीश को या यूरोपीय जज को प्राप्त है, वही सेम के सेम उसी पद पर बैठे भारतीय न्यायाधीश को होने चाहिए। अब अधिकार क्या था कि कोई भी भारतीय जो जज है, न्यायाधीश है, वो किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध मामला सुन सकता है अगर अंग्रेज अभियुक्त है तो, आरोपी अगर अंग्रेज है तो। अच्छा, अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि उनको यह लगा कि भारतीय न्यायाधीश है वो जातीय रूप से पक्षपात करेंगे, क्योंकि वो भी तो पक्षपात करते आ रहे थे। अंग्रेजों ने जब ज़्यादा विरोध किया तब इस इल्बर्ट बिल विधेयक में संशोधन करना पड़ा, और संशोधन के बाद ये माना गया कि अगर कोई अंग्रेज आरोपी है, अभियुक्त है, तो वो जूरी की मांग कर सकता है, और जूरी में कम से कम आधे सदस्य या आधे जो जज है वो अंग्रेज होंगे। ठीक, तो ये जो विचार रखा गया ये इल्बर्ट बिल विवाद का था। अब भारतीयों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और ये विरोध भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद का एक कारण बना था। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण या इसके विकसित होने के कारण थी। इसके बाद अपनी जो शुरू होगा राष्ट्रीय आंदोलन, टॉपिक शुरू होगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में अपने एक तो पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अच्छा, इस कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक संगठन, और कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। तो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो कांग्रेस की स्थापना ही है, कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और बाकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, यानी आपके अप्रैल तक कोशिश करूँगा मैं सिलेबस पूरा करने की। हालांकि सिलेबस तो शायद अप्रैल तक पूरा नहीं हो पाएगा, भी कॉलेज की क्लास लगाने के बाद जो टाइम मिलता है वो थोड़ा कम ही मिलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जितने भी हो। अच्छा, ये जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो थे ज्वाइन कर लीजिए बटन। ठीक है, धन्यवाद।